आज बात करेंगे, ठीक है, डीएनएस, न्यू टॉपिक। ओके, तो अगर हम डीएनएस की बात करते हैं तो डीएनएस डीएनएस क्या, आपका डीएनएस आपका एक सर्विस है कह सकते हो, ठीक है, या फिर आपका एक आपका फीड रोल है जो कहाँ मिलता है हम लोगों को, जो हमको मिलता है सर्वर के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम बोल लो, डोमेन नेम सर्विस बोल लो, बात एक, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर हम इसको सर्विस बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। ओके, तो व्हाट एवर यू से, आप इसको सर्विस बोल रहे हो, सिस्टम बोल रहे हो, ठीक है। अब इसका अगर मैं बात करूं तो इसका मेनली काम क्या होता है, नंबर वन, इसका मेनली काम क्या होता है, इट इज यूज टू जैसे इट वर्क्स ऑन नेम रेजोल्यूशन, वर्क्स ऑन नेम रेजोल्यूशन, ठीक है। नेम रेजोल्यूशन मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आपके पास आपको मान लो आपको किसी पर्टिकुलर सर्वर का नेम पता है, ठीक है, तो जब मैं पिंग करता हूँ उस पर्टिकुलर सर्वर के नेम से, उसको मुझे वो आईपी एड्रेस पर रिजॉल्व करके देता है, उस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी एड्रेस भी देता है मुझे, मैं पिंग करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेम रेजोल्यूशन। उसने क्या किया, आपका नेम को आईपी में रिजॉल्व किया, ठीक है। तो ये आपका डीएनएस का मेनली मेजर काम होता है, ठीक है, मेजर काम क्या होता है, इसको नेम टू आईपी रिजोल्वेशन बोलते हैं, इसको नेम टू आईपी, ठीक है। ये आपका नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है। आईपी टू नेम यूज नहीं करते हैं मोस्टली, आईपी टू नेम हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन यस, आपका जो डीएनएस है वो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम दोनों जगह पे रिजॉल्व कर सकता है, और दोनों तरीके से रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये मत बोलना कि ट्रांसलेट करता है, नहीं, ये आपका किस पे काम करता है, नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस पे काम करता है, आपकी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो डीएनएस आपका क्या है, डीएनएस आपका एक रोल है, एक सर्विसेज है, जो कहाँ पे मिलेगी आपको, डीएन आपको सर्वर्स के अंदर, ठीक है। और इसका मेनली काम क्या होता है, इट वर्क्स ऑन नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो क्या करता है, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व करता है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात करूं नेम रेजोल्यूशन की वर्किंग की, तो अगर आप बात करो नेम रेजोल्यूशन की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कुछ नाम होते हैं, जैसे अगर मैं नेम रेजोल्यूशन की वर्किंग की बात करूं, तो यहाँ पे लिख लो नेम रेजोल्यूशन वर्क, डीएनएस, ठीक है। कैसे करता है, ये कुछ नाम होते हैं, जैसे पहला हो गया आपके पास, पहला हो गया आपका नेम, उसको बोलते हैं होस्ट नेम, जो कंप्यूटर का नाम होता है आपके, चाहे सर्वर का नाम हो, कंप्यूटर का नाम हो। दूसरा नाम जो होता है वो होता है आपका डोमेन का नाम, डोमेन नेम, ठीक है। और तीसरा नाम क्या होता है, एफक्यूडीएन, या कह लो कि सॉरी एफक्यूडीएन, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, ये ध्यान रखना, ये तीन चीजें होती हैं जिसके बेस पे आपका नेम रेजोल्यूशन काम करता है, ठीक है। तो जो आपका होस्ट नेम होता है कंप्यूटर का, वो आपका ऐड होता है डोमेन नेम में और टॉप लेवल डोमेन नेम में, जो आपका मिल के बनता है एफक्यूडीएन, फुली क्वालिफाइड डोमेन, ठीक है। देखो कैसे, एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मेरा एक सर्वर एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मेरा यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है, ये मान लो मेरा एक सर्वर हो गया, ठीक है। अब मान लो ये आपका जो सर्वर है, मैंने इसके अंदर मान लो कोई सर्वर 2019 या कोई भी 2022 कोई भी इंस्टॉल किया होगा कुछ भी। अब मान लो इसका जो नाम है सर्वर का, ठीक है, वो अब मान लो इसका नाम मैंने दे दिया जो सर्वर का जो होस्ट नेम है, मान लो होस्ट नेम इसका मान लो मैंने डिफाइन किया एडी सर्वर, एग्जांपल ले लो, ठीक है। मैंने क्या नाम दे दिया इसको, एडी हाइफन सर्वर, या एडी सर्वर के नाम से इसको मैं नाम दे दिया, मान लो, ठीक है। मेरे इस सर्वर का नाम क्या है, एडी सर्वर, डोमेन का नाम जो मैं डोमेन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो मेरा डोमेन नेम होगा वो क्या है, मान के चलो abc.local, ठीक है। और मान लो जो मेरा एबीसी, सॉरी डोमेन का नाम मान लो एबीसी हो गया, ठीक है। और जो आपका टॉप लेवल डोमेन है,
ठीक है, वो हो गया मान लो आपके पास। हमने डॉट लोकल का यूज किया है तो लोकल हो गया आपका मान लो। ठीक है, ये डॉट कॉम मान लो, हम डॉट कॉम यूज करते हैं, डॉट कॉम हो गया आपके पास। ये आपका टॉप लेवल डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये आप जब कंबाइन करोगे तो कंबाइन कैसे करोगे? जैसे अब जगह पूरा नाम क्या होगा, ऐसा होगा कुछ। जैसे मान लो हमने यहाँ पे नाम लिखा पूरा, वो क्या होगा, एडी एडी सर्वर डॉट एबीसी डॉट कॉम, ऐसे कुछ होगा ना। ठीक है, तो इस चीज को हम पूरे को क्या बोल देंगे, FQDN। ठीक है, इसको बोलते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपका जो नेम रेजोल्यूशन है कह लो, वो तीन नाम पे काम करता है। पहला नेम कौन सा हो गया आपका, पहला नेम हो गया आपका होस्ट नेम, दूसरा हो गया डोमेन नेम, तीसरा हो गया आपका टॉप लेवल, डॉट कॉम है, डॉट ईडू है, डॉट लोकल है, और इट डजंट। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ डीएनएस की। ठीक है, तो डीएनएस में क्या होते हैं, आपके डोमेन नेम्स होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं, जैसे मान लो ये हो गया आपका मान लो डॉट। ठीक है, ये हो गया आपका डॉट। अब इस डॉट के नीचे क्या होता है आपके पास, मल्टीपल डोमेन्स आते हैं, जैसे इस तरीके से कुछ मान लो, ऐसा कुछ मान लो, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो अब ये मान लो, ये जो आपका डॉट है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। ये आपका रूट डोमेन है, ये आपका रूट है जो डॉट है। डॉट को हम क्या बोलते हैं, रूट। जैसे हम अपने 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 ऑर्गेनाइजेशन में पहला डोमेन का डोमेन क्रिएट करते हैं ना, पहला डोमेन बनाते हैं, वो हमारा रूट है। ठीक है, तो हमारा पीडीसी जिसको हम रूट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बनाया एबीसी डॉट, तो वो क्या है, मेरा रूट है, मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करूं, ठीक है, तो डॉट को क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, डॉट रिप्रेजेंट करता है आपका रूट। ठीक है, अब इस डॉट के नीचे आपके बनते हैं ऐसे, हो गया कॉम। ठीक है, हो गया आपका ORG। ठीक है, और क्या हो गया, मान लो EDU। ठीक है, या आपका मान लो यहाँ पे हो गया मान लो इन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा सिंटेक्स है, जो हमने ये पूरा पढ़ा, ये पूरा, ये आपका जो पूरा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। क्या बोलते हैं इसको, टॉप लेवल। दिस इज नोन एज टॉप लेवल डोमेन। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, ये आपके टॉप लेवल डोमेन है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, वी नॉट एबल टू चेंज इट। अगर आप बोलो कि मैं इसको चेंज कर लूं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपके बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। डॉट कॉम, डॉट यूके, डॉट यूएस, डॉट सीए, डॉट ओआरजी, ईडीयू, इन, निक, ये सारे क्या आपके, ये सारे आपके टॉप लेवल डोमेन्स हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम इसके अंदर डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर गूगल बनाता है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो इसके नीचे आपका मानो, जैसे इसके नीचे कॉम के अंदर आके दो चीजें, जैसे आपका कॉम गूगल हो गया, याहू हो गया, इस तरीके से कुछ। तो गूगल, ठीक है, ये आपका गूगल हो गया, और इसके नीचे क्या हो गया आपका, यहाँ पे याहू हो गया। ठीक है, तो ये गूगल याहू क्या है, ये आपके सेकंड लेवल डोमेन है, इनको हम क्या बोलेंगे, सेकंड लेवल डोमेन। ठीक है, ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अपनी कंपनी नेट एक्सपर्ट्स के नाम से, तो मैंने लिखा netexperts.com, मैंने डोमेन परचेज कर दिया .com के अंदर। ठीक है, या मैंने किया netexperts.in। ठीक है, जैसे मान लो मेरा जो डोमेन है वो इन के अंदर आता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो मेरा इन है, मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया, क्या मैंने यहाँ परचेज कर लिया, netexperts.in। ठीक है, तो ये आपका इन के अंदर बना हुआ है। तो ये जो हमारे नेट एक्सपर्ट्स हो गया, गूगल हो गया, ये जो हम डोमेन परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ये हम जो यहाँ खुद बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका होता है, इनको बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन्स। दीज आर सेकंड लेवल डोमेन्स। ये आपके सेकंड लेवल डोमेन्स। ठीक है, वी नॉट एबल टू चेंज दिस, मतलब ये आप चेंज कर सकते हैं, सॉरी, वी एबल टू चेंज दिस। ये इसको बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन्स। ठीक है, इनको बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन। आ समझ में स्ट्रक्चर? ठीक है, ये आपके डीएनएस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है,
तो जब भी आप एक्सेस करते हो अपने किसी भी डोमेन को, जैसे आपने google.com को एक्सेस किया, ठीक है, तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के पास, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा कॉम के पास, एंड देन आगे वो रिक्वेस्ट करेगा रूट के पास, डॉट के पास, ठीक है, जहां भी उसको आंसर मिलेगा वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा इस तरीके से। तो ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका डीएनएस का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डीएनएस आपका काम करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से काम होता है। तो टॉप लेवल जो डोमेन्स होते हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, ये हमने नहीं बनाए, वो स्टैंडर्ड्स हैं आपके जो बने हुए हैं ऑलरेडी, हम उनको क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसके अंडर जो आपके डोमेन्स क्रिएट करते हैं, जैसे गूगल हमने हम लोगों ने बनाया, या बनाया, जैसे हम लोगों ने abc.in बनाया, abc.in बनाया, ठीक है, या netexports.in बना, तो ये क्या है, ये जो netexports बना ये हम लोगों ने बनाया, ठीक है, ये हम लोगों ने डोमेन परचेज किया हुआ है, कह लो कि हमने डोमेन बनाया हुआ है खुद, ठीक है, तो ये हम लोगों ने बनाया, इसको हम बना सकते हैं, लेकिन जो डॉट हो गया उसके नीचे कॉम org edu in uk, ये हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ये आपके टॉप लेवल डोमेन्स है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है आपके पास, ठीक है, ओके, तो ये वाले कंसेप्ट्स होते हैं। अब जैसे मान लो आप एक्सेस कर रहे हो, जैसे मान लो आपने आपने अपने वर्कस्पेस से क्वेरी सेंड करी www.microsoft.com, अब .com के अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी है ऑफ कोर्स, ठीक है, तो यार मान लो आपने अपने अपने क्वेरी सेंड करी google.com, तो पहले क्या होगा, जब आपने अपने जिस पर्टिकुलर लैपटॉप से सिलेक्ट या डेस्कटॉप से क्वेरी सेंड की है, पहले वो उसकी लोकल डीएनएस के पास जाएगी, मतलब आपके लैपटॉप में जो डीएनएस का एड्रेस डला होगा, देखो, अब आपके अगर मैं अपने लैपटॉप में दिखाऊं, तो मेरे लैपटॉप में भी डीएनएस का एड्रेस डला होगा, देखो, ठीक है, मान लो ये मेरा वाईफाई हो गया, अगर मैं उसके स्टेटस में जाऊं, तो यहाँ पे देखो मेरा डीएनएस का एड्रेस ये है, ये डला होगा 192.168.1.1, तो पहले आपकी क्वेरी कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी, इस वाले डीएनएस के पास, ठीक है, एंड देन उसके बाद वो क्वेरी आपकी आपके आगे आईएसपी के पास जाएगी, देन आईएसपी उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, ऐसे करते करते वो microsoft.com के पास या google.com के पास पहुंचेगी, फिर वहां से आपको रिस्पांस मिलके वापस उसी वे से वापस आएगी, इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो google.com है उसका भी अपना खुद का डीएनएस होगा जो रिजॉल्व कर रहा है क्वेरीज, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक, तो ये कॉन्सेप्ट रहते हैं आपके पास, ओके, अब आगे बात करते हैं, अब हमारे पास डीएनएस में कुछ वो होते हैं आपके कंपोनेंट्स, इसकी हम बात करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, डीएनएस कंपोनेंट्स, अब डीएनएस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जैसे पहला होता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं डीएनएस सर्वर, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास डीएनएस जोन्स, ठीक है, तीसरा होता है आपके पास डीएनएस रिजॉल्वर होता है आपका, डीएनएस रिजॉल्वर, ठीक है, चौथा होता है आपके पास रिसोर्स रिकॉर्ड्स, ठीक है, पांचवा होता है, ठीक है, मोस्टली मान लो आप चार ही होते हैं, ठीक है, तो हम लोग मोस्टली एक आपके पास और होता है जिसको बोलते हैं डीएनएस फॉरवर्डर्स, ठीक है, तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो डीएनएस में काम करते हैं, पहला आपका डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर कौन हो गया, जो आपके डीएनएस के रिकॉर्ड्स को या कह लो कि आपके डीएनएस के डेटाबेस को मेंटेन, ठीक है, तो जब आप डीएनएस पे काम कर रहे होते हो, तो वो क्या आपके रिकॉर्ड्स पे काम करता है आपका डीएनएस, डीएनएस ऑलवेज वर्क्स ऑन रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने मान लो आप क्या कर रहे हो, आपको मान लो जैसे मेरा मेरा कोई डिवाइस है, ठीक है, जब मैं उसको अपने डोमेन में ऐड करूँ, जैसे मान लो लैपटॉप है, पर्टिकुलर सर्वर है, ठीक है, कोई भी डिवाइस है जो मैं उसको डोमेन में ऐड करूंगा, ठीक है, तो उसका एक रिकॉर्ड आपके डीएनएस के अंदर बन जाता है, वो रिकॉर्ड में क्या होता है, आपके सर्वर का नेम या उस डिवाइस का नाम और उसका आईपी एड्रेस, ठीक है, उस डिवाइस का नेम और उसका आईपी एड्रेस, वो आपको कहाँ पे बन जाता है, रिकॉर्ड में डीएनएस के अंदर, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आपको हर बार बनता है, जब भी आप कोई नया डिवाइस अपने डोमेन के अंदर ऐड करते हो, तो ये रिकॉर्ड आपको ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है,
तो ये रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? आपका डीएनएस सर्वर, जो जहाँ पे हमने डीएनएस इंस्टॉल किया होगा। आपको पता है जब हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट आपका जो डोमेन कंट्रोलर है, जिसमें हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया है, उसमें हमारा डीएनएस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहता है। ठीक है, मतलब हम लोग एडी और डीएनएस दोनों इंस्टॉल करते हैं। जब हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो आपका डीएनएस ऑटोमेटिकली रहता है आपके डोमेन कंट्रोलर उसी पर्टिकुलर सर्वर में। ठीक है, तो वो क्या बन गया? आपका डीएनएस सर्वर बन गया। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर कौन है? जो क्या कंटेन कर रहा है? जो आपके रिकॉर्ड्स और डेटाबेस को कंटेन कर रहा है, आपके डीएनएस के डेटाबेस को कंटेन कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपको ये दिखाया तो एक बार ये पहले एक बार स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना पीडीसी। ठीक है, जो जगह स्टार्ट होता है मैं आपको बताया तो देखो, दो काम करता है आपका डीएनएस सर्वर। पहला काम क्या करता है? पहला काम वो क्या करेगा? आपका पहला काम आपका डीएनएस का डेटाबेस मेंटेन करेगा। डेटाबेस किस चीज का? वही नेम और आईपी, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। मैंने आपको तो बताया कि भाई जो भी आपका डिवाइस है, जब वो हमारे डोमेन के अंदर ऐड होगा तो उसका नेम और आईपी डीएनएस के अंदर एज अ डेटाबेस, एज अ रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड आपका एज अ डेटाबेस मेंटेन करता है आपका डीएनएस सर्वर। पहला काम ये। सेकंड काम क्या करता है वो? सेकंड काम जो आपकी रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, ठीक है, उसको भी रिजॉल्व कौन करेगा? आपका डीएनएस। जैसे मान लो मैंने पिंग मैंने किया, डोमेन का नाम मान लो मेरा है abc.local, तो उसका वो आपको नीचे आईपी एड्रेस दिखाता है। और हमारे केस में मान के चलो हमारा आईपी एड्रेस है 150.1.1.1 एग्जांपल। तो जब मैं पिंग कर रहा हूँ नेम को, वो आपको आईपी एड्रेस दिखा रहा है, तो वो पहले क्वेरी का जा रही है आपके डीएनएस सर्वर के पास। अगर उसके पास वो रिकॉर्ड है, अगर उसके पास उस क्वेरी का आंसर है, अगर उसने सर्च कर लिया वो रिकॉर्ड इस बेस पे क्वेरी आ रही है, ठीक है, तो देन वो आपको उसको रिजॉल्व करके आपको दे देगा, आंसर दे देगा, तो आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपके डीएनएस के अंदर वो रिकॉर्ड्स आए रहते हैं। तो क्या? तो डीएनएस के दो काम होते हैं। पहला काम क्या? डीएनएस सर्वर के सॉरी दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है? कंटेन डेटाबेस ऑफ नेम टू आईपी, ठीक है, और रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये दो काम आपके डीएनएस सर्वर के होते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारा सर्वर लॉगिन कर रहा हूँ मैं, ये हमारा पीडीसी है। ठीक है, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर हमारा। तो कह लो कोई एक डीसी है, एग्जांपल ले लो, देखो ये हमारा डीसी है और इसका आईपी एड्रेस ये है 150.1.1.1। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप आओगे डीएनएस के अंदर, देखो यहाँ पे हम डीएनएस में आते हैं। डीएनएस मैंने ओपन किया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको डीएनएस में दिखा रहा है, ये देखो ये मेरा abc.com है। ठीक है, और इसके अंदर देखो आपके पास रिकॉर्ड्स है। देखो ये आपका क्लाइंट का रिकॉर्ड है, ये मेरे मेंबर सर्वर का रिकॉर्ड है जो मैंने ऐड किया था कल, और ये मेरा सर्वर है डीसी, यही वाला, इसका रिकॉर्ड ऐड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके सारे रिकॉर्ड्स ऐड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आपके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड कहाँ पे ऐड होते हैं? ये रिकॉर्ड आपके ऐड होते हैं डीएनएस जोन्स के अंदर। तो जोन का मेनली काम क्या होता है? जोन आपका एक जैसे कह लो आपका एक डीएनएस का पार्ट है। ठीक है, जो भी आप रिकॉर्ड्स आप ऐड कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि कोई मान लो मेरा कोई क्लाइंट है या मेरा कोई डिवाइस है आपका ट्रेन में ऐड हो, उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। वो कहाँ पे होता है? क्रिएट आपकी जोन के अंदर। ठीक है, जोन के अंदर कहाँ पे होता है? जोन। ठीक है, तो जोन क्या आपका डेटाबेस मेंटेन कर रहा है। जो डेटाबेस कह लो मैं डीएनएस मेंटेन करता हूँ, किसके थ्रू करता है? जोन के अंदर। तो जोन क्या आपका एक तरह से कह लो एक डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जोन में हमारे यहाँ पे मोस्टली मेजरली कुछ जोन होते हैं। जैसे हमारे पास दो होते हैं मेजर जोन्स। ठीक है, यहाँ पे दो होते हैं। जैसे एक होता है आपके पास, यहाँ पे दो जोन होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है आपके पास, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप, ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन। ठीक है, और एक होता है आपके पास, इसको बोलते हैं रिवर्स लुकअप। ठीक है, रिवर्स लुकअप जोन, ये आपके दो जोन होते हैं। ये मान लो एक हो गया फॉरवर्ड लुकअप, एक हो गया रिवर्स लुकअप, ये आपके दो जोन।
ठीक है, ये मान लो अभी दो जोन हो गया आपके पास, फॉरवर्ड लुकअप और रिवर्स लुकअप। ठीक है, तो फॉरवर्ड लुकअप में क्या होता है, आपका नेम टू आईपी रिजॉल्व होता है, और रिवर्स लुकअप में उल्टा, जो मैंने आपको बताया ना, जो आपका जो नेम टू आईपी हो रहा है, यहाँ पे आप जो नेम टू आईपी देख रहे हो रिजॉल्वेशन में, यहाँ पे आपको जो नेम टू आईपी करता है वो कहाँ पे करता है, फॉरवर्ड लुकअप में, और जो आईपी टू नेम करता है वो करता है आपका रिवर्स लुकअप जोन। तो ये आपके दो टाइप के जोन्स होते हैं मेनली, जो आपके दो टाइप के डिफरेंट, दो टाइप के जोन होते हैं आपके पास। ठीक है, इनके अंदर और जोन होते हैं, वो आप आगे बात करेंगे, बट आपके जो मेन जोन होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। ठीक है, और फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर ही आपका जोन बनता है जहां पे आपके रिकॉर्ड्स कंटेन किए जाते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से सर्वर पे, देखो आपको मैं दिखाता हूँ सर्वर पे, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका जोन बना है एबीसी डॉट लोकल, ये कहाँ बना, आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर ही बना हुआ है। ये मेरा फॉरवर्ड लुकअप जोन है, इसके अंदर आपका एक जोन बना हुआ है एबीसी डॉट लोकल के नाम से, एंड देन ये आपका सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। तो देखो नेम टू आईपी वाले कौन मेंटेन कर रहा है, आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन, नेम टू आईपी, क्लाइंट का नाम और उसका आईपी एड्रेस। ठीक है, मेंबर सर्वर का नाम, उसका आईपी एड्रेस, मेरे डीसी का नाम, उसका आईपी एड्रेस, इस तरीके से। ठीक है, तो फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होता है, नेम टू आईपी रिजॉल्व होता है ऑलवेज, रिमेंबर दिस। ठीक है, और रिवर्स होता है उसका अपोजिट। ठीक है, हम रिवर्स बोलते हैं, यूज नहीं करते। ठीक है, मोस्टली हम फॉरवर्ड लुकअप जोन यूज करते हैं, और फॉरवर्ड लुकअप जोन बाय डिफॉल्ट आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन ही बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिवर्स नहीं बना हुआ, हमारे यहाँ पे क्या बना हुआ है, बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड लुकअप जोन ही बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं रिवर्स में जाऊँ तो रिवर्स में कुछ नहीं होगा हमारे को। अगर मैं रिवर्स में आता हूँ, रिवर्स आपको नीचे दिखा रहा है, देखो ये हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन है। ठीक है, अगर मैं रिवर्स में जाऊँ, यहाँ पे देखो ये रिवर्स वाला, इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो कोई आपका रिवर्स लुकअप जोन नहीं बना हुआ, आपका सिर्फ फॉरवर्ड लुकअप जोन बना हुआ है, आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन है एबीसी डॉट लोकल वाला। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट डोमेन के नाम से बनता है, रिवर्स में कुछ नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर ही आपके जो रिजॉल्विंग होती है वो फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर होती है, नेम टू आईपी। ओके फाइन, आया समझ में आता। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आगे होंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, कौन सा डीएनएस सर्वर क्या होता है और डीएनएस जोन्स क्या होते हैं, क्लियर है दोनों। सर एक था कि रिकॉर्ड सर्वर उसी का जो भी हम सिस्टम डोमेन से कनेक्ट करेंगे उसी पे रिकॉर्ड बनेगा या कुछ पिंग भी करेंगे। नहीं नहीं, रिकॉर्ड सिर्फ आपका उसका बनेगा जो आप सिस्टम ऐड करते हो। ठीक है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है उसका, जैसे मान लो मैंने कोई डिवाइस ऐड किया, इसके अलावा अदर रिकॉर्ड्स भी होते हैं, हम आगे बात करेंगे उसकी, बट बेसिक बेसिक जो आपको समझ में आता है अभी, कि भाई जब भी हम कोई डिवाइस ऐड करते हैं, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आईपैड हो, कुछ भी। ठीक है, जब आप उसको डिवाइस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने नेटवर्क में ऐड करोगे, तो उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा, कहाँ बनेगा, फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना इसके बाद ये आता है आपके पास, इसको बोलते हैं डीएनएस, पहले फॉरवर्डर की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद के बाद डीएनएस फॉरवर्डर्स। अब ये वाला हम लोगों ने ये दो पढ़ लिए। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया डीएनएस सर्वर क्या होता है, डीएनएस जोन क्या होता है। अब बात कर रहे हैं इसकी फॉरवर्डर्स की, फॉरवर्डर क्या होता है, फॉरवर्डर्स, ये फॉरवर्ड्स नहीं है, फॉरवर्डर्स है। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं, ये आपका फॉरवर्डर्स है। ठीक है, ये फॉरवर्ड्स नहीं, डी के बाद ईआरएस। ठीक है, तो मतलब ये आपका ये है, फॉरवर्डर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो फॉरवर्डर्स होता है आपका डीएनएस फॉरवर्डर्स। अब इसका मेनली काम क्या होता है, इसका मेनली काम होता है कि भाई मान लो हमारे पास मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स हैं, एग्जांपल आपका एग्जांपल देके बताता हूँ, मान लो से मान लो हमारे पास है, हमारे पास मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स हैं। ठीक है, देखो जैसे ये एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक डीएनएस सर्वर है, ये दूसरा डीएनएस सर्वर है, और ये तीसरा डीएनएस सर्वर है, एग्जांपल ले लो। ठीक है, और ये एक हमारे पास मान लो क्लाइंट है। ठीक है, तो ये आपका डीएनएस सर्वर 1 मान लो। ठीक है, ये डीएनएस सर्वर 2 मान लो।
ठीक है, और ये मान लो आपका डीएनएस सर्वर 3 के, ठीक है। और ये मान लो हमारे पास क्लाइंट है, जो हम क्लाइंट यूज कर रहे हैं, कोई भी क्लाइंट है, जब आपका विंडोज 10 कोई भी क्लाइंट है हमारे पास, जो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, जो आपका इससे कनेक्टेड है, मान लो ये आपका इससे कनेक्टेड है, इस वाले डीएनएस सर्वर से, बाकी डीएनएस सर्वर बाकी डीएनएस सर्वर से कनेक्टेड है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब मान लो जो आपका जो ये आपका क्लाइंट है, जो क्लाइंट के लिए जो उसका जो डीएनएस जो ऑथराइज उसको जो पता है कि भाई मेरा डीएनएस सर्वर कौन है, उसके लिए है और डीएनएस सर्वर 1, मान लो यहाँ पे आपका जो आईपी एड्रेस एग्जांपल ले लो इस तरीके से कुछ, मान लो यहाँ पे आईपी एड्रेस आपका 10 1 ले लेते हैं, 1.1.1 है इसका, ठीक है। इसका मान लो आपका 150.1.1.2 है, ठीक है। और ये मान लो इसका है मान लो 150.1.1.3, ठीक है। और ये हमारा क्लाइंट है, इसका मान लो आपके पास आईपी एड्रेस है 150.1.1.10, ठीक है। अब इसके जो आईपी एड्रेस इसका ये रहेगा, मान लो ये आपका जो आईपी एड्रेस रहेगा आपका, वो क्लाइंट का मेरा ये है, ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस है, ओके। अब इसके अंदर मैं डीएनएस सर्वर भी डालता हूँ ना, डीएनएस सर्वर याद है, हम डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी डालते हैं प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर, तो ये मान लो आपका प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर है, तो हम डोमेन में ज्वाइन करते हैं, तो ये हो गया आपका प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, ठीक है। अब उसका जो आईपी एड्रेस है मान लो वो है 150.1.1.1, मतलब ये है कि आपका जो डीएनएस, इसके लिए जो डीएनएस सर्वर जो ऑथराइज्ड डीएनएस सर्वर है वो डीएनएस सर्वर 1 है, ठीक है। तो जब ये क्या करेगा, जब ये कोई क्वेरी सेंड करेगा, मान लो इसने कोई क्वेरी फॉरवर्ड करी नेम रेजोल्यूशन की, ठीक है, तो ये जब क्वेरी सेंड करेगा तो क्वेरी कहाँ जाएगी आपकी, इसके पास आएगी, ठीक है। मान लो इसने डोमेन को पिंग किया, कुछ भी कोई भी क्वेरी सेंड करी, ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, तो क्वेरी कहाँ जाएगी, उसके ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास। ऑथोरिटेटिव कौन होता है, जिससे वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपका क्लाइंट, ठीक है। और क्लाइंट को नहीं पता बाकी कितने डीएनएस सर्वर पड़े हैं हमारे डोमेन के अंदर, नहीं, उसको कुछ मतलब नहीं, उसको यह मतलब है कि भाई मैं मेरा जो डीएनएस सर्वर है वो कौन सा है, उसका कौन सा हो गया, जो मैंने उसका एड्रेस यहाँ पे डाला था क्लाइंट साइड पे, ठीक है। तो उसका डीएनएस सर्वर कौन है, ऑथराइज वाला, जहां पे जिसका जिसका जो एड्रेस डाला होगा इसके अंदर, तो एड्रेस कौन डाला होगा, प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर का ये वाला, तो ये मानेगा कि भाई जो मेरा जो ऑथराइज डीएनएस सर्वर है वो डीएनएस 1 है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस पे क्वेरी सेंड कर दी, ठीक है। अब मान लो कोई भी एक्सवाइजेड रीजन से इसके पास इसकी क्वेरी का आंसर नहीं है, जो डीएनएस सर्वर 1 है जो इसका ऑथराइज है क्लाइंट का, ठीक है, उसके पास उसकी क्वेरी का आंसर नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब आता है हमें फॉरवर्डर्स का काम, ये क्या करेगा, अगर मान लो ये रिजॉल्व नहीं कर पाया क्वेरी, तो ये आगे डीएनएस सर्वर्स पे अपनी क्वेरी को फॉरवर्ड कर देगा, जो क्वेरी आपकी क्लाइंट 1 की थी, जो डीएनएस 1 सर्वर 1 के पास गई थी, उसके बाद आंसर नहीं है, तो उसने उसी क्वेरी को फॉरवर्ड कर दिया डीएनएस सर्वर 2 के पास, फॉरवर्ड कर दिया। मान लो इसके पास भी नहीं है, इसने क्या किया, आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया डीएनएस 3 को, मान लो इसके पास वो क्वेरी का आंसर मिल गया, फिर ये करेगा, वापस करेगा, उसका आंसर देगा इसको 2 को देगा, फिर 2 क्या करेगा, 1 को देगा, ठीक है, एंड देन 1 आपका उस क्वेरी को वापस लेके आंसर देके क्लाइंट को वापस लेके आएगा, इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं डीएनएस फॉरवर्डर्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी, डीएनएस फॉरवर्डर्स, ठीक है। हम हाँ जी, सर ये एग्जांपल जैसे डीएनएस सर्वर 1 2 ये सेम ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर है या अलग अलग डोमेन के कह लो, आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं उनके हैं, या कह लो कि आपके पास मतलब एक फॉरेस्ट के अंदर ही है ये मान लो, ठीक है, बट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है, मैं चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास एक abc.local डोमेन है, एक मान लो मेरे पास है abc.uk, ठीक है, मान लो मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है, या कह लो कि मेरे पास एक अलग अलग कुछ ऐसा डोमेन, ठीक है। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो मेरा abc.local का डीएनएस abc.local की क्वेरीज क्लाइंट की क्वेरीज को रिजॉल्व ना कर पाए, तो वो क्वेरी कहाँ फॉरवर्ड हो जाए आपका abc.uk पे, इस तरीके से, ठीक है। तो फॉरवर्डर्स क्या करते हैं, अभी ये मान लो फिलहाल अभी हमारे पास एक ही डोमेन में मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स हैं, तो ये फॉरवर्डर क्या करेगा, अगर मान लो आपके पास आपके जो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर है मेरे क्लाइंट का, ठीक है, जिससे डायरेक्टली क्लाइंट कनेक्टेड है, अगर उसके पास आंसर नहीं है, तो वो जो हमारे पास जो अनऑथोरिटेटिव मतलब जो मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स अदर पड़े हुए हैं उनको फॉरवर्ड कर देता है, ये हमें पहले इसको एनेबल करना पड़ता है फॉरवर्डर्स को, ये बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपको वहां पे जाऊं, यहाँ पे आऊं, अगर मान लो अपने डीएनएस में, तो ये आपका जो जो जोन है, सॉरी जो आपका एबीसी लोकल वाला जोन है, इसको इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ पे देखो आपके पास नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आ जाओ इसकी सर्वर की प्रॉपर्टीज पे, ये मेरा सर्वर है, इसकी प्रॉपर्टीज पे आओ, यहाँ पे देखो फॉरवर्डर्स का ऑप्शन आता है, अब यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दो, जैसे मान लो मेरे पास मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स हैं, तो सबके आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दो,
एडिट करके यहाँ पे सबके आईपी एड्रेस डाल दो यहाँ पे, जितने भी मेरे डीएनएस सर्वर्स हैं। मान लो मेरे पास 3 है, एक तो मेरा खुद का ही हो गया, जो बाकी 2 है वो 150.1.1.2 है, ठीक है ऐसा, और एक है 150.1.1.3, इस तरीके से मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा अगर मान लो जो ये डीएनएस सर्वर जो मेरा प्रेजेंट इसमें मैं काम कर रहा हूँ, अगर मान लो ये वाला डीएनएस सर्वर नहीं रिजॉल्व कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली वो डीएनएस 2 डीएनएस 3 सर्वर्स पे ऑटोमेटिकली वो प्रोवाइड कर देगा क्वेरीज को, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पाउडर्स के अंदर। तो पहले मेरे को मैन्युअली ऐड करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक है। आप इसको पहले मैन्युअली ऐड करोगे, अभी हमारे पास कोई है नहीं इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है इस तरीके से। तो फॉरवर्डर्स में क्या होता है, फॉरवर्डर्स आपके बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल्ड है, मतलब इसमें आपका बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता। बट हाँ अगर आप चाहते हो कि मेरे पास मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स है, ठीक है, अगर मेरा जो डीएनएस सर्वर है ऑथोरेटिव, वो अगर जो मेरा ऑथराइज्ड डीएनएस सर्वर अगर वो रिजॉल्व ना कर पाए, तो बाकी जो डीएनएस सर्वर्स है उन पे वो क्वेरी फॉरवर्ड कर दे। तो इस चीज को हम बोलते हैं डीएनएस फॉरवर्डर्स। आ समझ में, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि भाई मान लो मेरे को इस डोमेन की क्वेरी को किसी डिफरेंट डोमेन में फॉरवर्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉरवर्डर्स पे आते हैं। जैसे ये आपका कंडीशनल फॉरवर्डर का ऑप्शन आ रहा है नीचे, देखो कंडीशनल फॉरवर्डर्स, इस पे राइट क्लिक करो, न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर पे जाओ, तो यहाँ पे आप डोमेन का डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो अभी मैं abc.local पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब abc.local का जो डीएनएस सर्वर्स है वो रिजॉल्व नहीं कर पाए मान लो क्वेरीज को, एक क्वेरी को, तो क्या मैं चाहता हूँ कि भाई abc.local की क्वेरी कहाँ चली जाए, abc.uk में चली जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डोमेन का डिफाइन कर देंगे, डीएनएस का डोमेन, आपको किसी डिफरेंट डोमेन पे अगर अपनी क्वेरी को फॉरवर्ड करना है तो हम कंडीशनल फॉरवर्डर्स का यूज करते हैं। हाँ समझ में दोनों कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनएस डोमेन में आपने डोमेन का नाम डाल दो, ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस डाल दो नीचे, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मान लो आपका ये डोमेन क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे डोमेन में जो आपने कंडीशनल फॉरवर्ड में डाला हुआ है, मेंशन किया हुआ है, वहां पे वो फॉरवर्ड कर देगा उसको ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आपकी होते हैं फॉरवर्डर्स, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, एक डीएनएस फॉरवर्डर्स, एक कंडीशनल फॉरवर्डर्स, ये दोनों होते हैं आपके पास, ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया, ओके। अब एक होता है आपके पास रिजॉल्वर, ठीक है। अब रिजॉल्वर क्या होता है, रिजॉल्वर आपका कह लो जैसे आपका डीएनएस क्लाइंट सर्विस है, आपके रिजॉल्वर जिसको बोलते हैं रिजॉल्वर, ठीक है। इसका मैंने काम किया है, जो जो नेम टू आईपी कह लो मैपिंग होती है आपकी, ठीक है, ये यही करता है, मतलब जो क्वेरी को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है उसको बोलते हैं डीएनएस रिजॉल्वर, ठीक है। ये कह लो जैसे कह लो ये आपकी सर्विस है, तो क्वेरी फॉर होस्ट टू आईपी आईपी एड्रेस मैपिंग, जो अभी क्वेरी आती है तो किसके थ्रू आती है, डीएनएस रिजॉल्वर के थ्रू आती है, ठीक है, ओके। ये आपकी आपके जो जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मान लो आपका विंडोज 10 है, उसकी ये फंक्शनैलिटी है, उसको बोलते हैं डीएनएस रिजॉल्वर, ये आपके क्लाइंट पे काम करती है सर्विसेज, ठीक है। और जब भी आपकी कोई क्वेरी आती है उसको रिजॉल्व करने में यही आपका जो डीएनएस रिजॉल्वर की सर्विस है वो आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डीएनएस रिजॉल्वर, ओके। रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताया था, रिसोर्स रिकॉर्ड्स वही होते हैं जो मैं अभी मैंने बात करी नेम टू आईपी वाला, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। कौन सा रिकॉर्ड बोलते हैं इसको हम, रिसोर्स रिकॉर्ड्स, जब हमने नेम टू आईपी वाली बात करी, ठीक है। मल्टीपल होते हैं इसके अंदर, ए रिकॉर्ड होता है, ट्रिपल ए 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड होता है, सी नेम होता है, एसआरवी होता है, पीटीआर होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इसको जो हम नेम टू आईपी वाला रिकॉर्ड जो हम बात कर रहे थे देर से, जो हमने बात करी यहाँ पे नेम टू आईपी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डीएनएस की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको डीएनएस की भाषा में बोलते हैं ए रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड, ठीक है। या आप इसको रिसोर्स रिकॉर्ड ही बोल सकते हो, होस्ट रिकॉर्ड, सॉरी, ए रिकॉर्ड बोल लो या इसको आप होस्ट रिकॉर्ड बोल लो, बात एक ही है, ठीक है, होस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। ये होता है आपका IPv4 के लिए, ये हम IP वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, अगर आप IP वर्जन 4 पे बात कर रहे हो। यही सेम रिकॉर्ड आपको IPv6 में नाम चेंज होता है, उसको बोलते हैं 4 टाइम्स ये रिकॉर्ड, ठीक है, वही होस्ट रिकॉर्ड। ये होता है आपका IPv6 के लिए, अगर आप IPv6 पे काम कर रहे हो तो उसमें रिकॉर्ड का नाम क्या चेंज हो गया, उसमें रिकॉर्ड का नाम चेंज हो गया आपका 4 टाइम्स, ठीक है। रिकॉर्ड का नाम चेंज हो जाता है उसके अंदर, सिर्फ काम वही कर रहा है वो नेम टू आईपी, तो नेम टू आईपी रिजॉल्व करते हैं,
ठीक है, रिकॉर्ड शुड को क्या बोलते हैं, ए रिकॉर्ड IPv4 के अंदर, और 4 टाइम्स ये बोलते हैं, ए रिकॉर्ड बोलते हैं IPv6। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हाँ जी। यस सर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वाला जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो डीएनएस का, ये इंपॉर्टेंट है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, मैंने आपको सबसे में दिखा भी दिया। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे।